हेलो एवरीवन, मैं हूं कहकशां और आज की वीडियो में मैं शुरुआत कर रही हूं एक नए तरीके से, जिसमें आपको मेरे चैनल्स पे मिलेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी। बिहार के सरकारी स्कूलों में जो एससीईआरटी बुक्स पढ़ाई जा रही है और उनमें सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जितनी भी 4 सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन चारों के हैंड रिटेन नोट्स आपको मेरे चैनल्स पे अवेलेबल होंगे। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 5 से, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो शुरू करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो बच्चों, पेड़ पौधे का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता से जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं, उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अक्षत वनस्पति क्या होती है। तो बच्चों, जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना स्वयं पैदा होते हैं या उगते हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, तो उस वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहते हैं। अगर समझा जाए बच्चों, तो प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति है जो बिना किसी मानवीय सहायता के, यानी आप उसे नहीं लगाते, बल्कि वो प्राकृतिक अवस्था में खुद ही उग जाते हैं। और जब ये जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं तो इनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जैसे आपने आम का बागीचा लगाया, आपने कई तरह की फसलों का उत्पादन किया, तो यह प्राकृतिक वनस्पति नहीं हुई, क्योंकि इसमें मानव का हस्तक्षेप है। लेकिन जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है वही प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। आइए देखते हैं कि जन्म के आधार पर वनस्पति कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, जन्म के आधार पर वनस्पति 2 प्रकार की हैं। पहला है देशज और दूसरा है विदेशज। तो जो पौधे मूल रूप से भारतीय होते हैं उसे देशज वनस्पति कहा जाता है। इसे स्थानीय वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा होता है हमारा विदेशज वनस्पति। तो बच्चों, वो वनस्पतियाँ जो भारत के बाहर से आई हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं या विदेशज कहते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं पढ़ते पढ़ते और कुछ जानकारी के लिए कि कृषि पौधों के खोज का इतिहास क्या है, यानी कौन से पौधे के जन्मभूमि कहाँ है और वो कैसे भारत आए हैं या फिर उनकी मुख्य भूमि कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखते हैं रबर का पौधा। तो बच्चों, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील देश जो है वो रबर के पौधे की जन्मभूमि है। 1876 ईस्वी में हेनरी विलियम्स ब्राज़ील के पारा क्षेत्र से इसे भारत लेकर आए थे। दूसरा इतिहास जानेंगे हम लोग चाय के बारे में। तो चाय का मूल पौधा जो है, इसकी खोज चीन के सम्राट शॉन नोंग ने यूनान पठार पर इसे खोजा था या इसका पता लगाया था। भारत में चाय उगाने का श्रेय जो है वो रॉबर्ट ब्रूच को जाता है। आगे देखते हैं तंबाकू यानी कि टोबैको। तो बच्चों, इसका मूल स्थान दक्षिण अफ्रीका है। 1508 ईस्वी में यह जो है पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। मूंगफली की बात करें यानी ग्राउंड नट की, तो इसकी जन्मभूमि मूल रूप से ब्राज़ील है। गन्ने का जन्म स्थल बच्चों भारत है। यह सैक्रम ऑफिसिनेरम नामक जो है एक बांस की वनस्पति है, उसी का बांस की जैसी ही एक वनस्पति है, उसी का वंशज है। या एक लाइन में यह कह सकते हैं कि ये गन्ना जो है वो बांस की कह सकते हैं कि बांस की प्रजातियों में से प्रजाति है। काजू की बात करें तो ये ब्राज़ील का मूल पौधा है। मक्का यानी कि मेज़, ये अमेरिकी मूल का पौधा है। नेक्स्ट है हमारा आलू। तो इसका मूल स्थान जो है बच्चों वो दक्षिण अमेरिका के पेरू बोलिविया का टिटिकाका झील का क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है यह एबिसिनिया यानी पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि का मूल पौधा है। आइए अब देखते हैं, भारत में लगभग 47,000 विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। और भारत जैव विविधता के मामले में इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि विश्व में कितने स्थान पर है। कहीं 10वें स्थान पर लिखते हैं, चूँकि एससीईआरटी की जो पुस्तक है बच्चों वो पुराने पब्लिकेशन की है, जहां इसको 10वां स्थान दिया गया है। लेकिन वर्तमान में भारत में जिसका स्थान है विश्व में जैव विविधता के मामले में, तो भारत का स्थान कहीं 8वां और कहीं 9वां बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ये अपडेट होते रहेंगे हम लोग, लेकिन हम 8वां या 9वां लिखेंगे। भारत में लगभग 89,000 जानवरों की प्रजातियां तथा विभिन्न प्रकार के जो ताज़े पानी तथा समुद्री मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। इस प्रकार ये क्या बात समझ में आई कि भारत में कई प्रकार की वनस्पति, कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में वनस्पति
वन्य प्राणियों में विविधता के कई कारण हैं। आखिर कुछ तो कारण होंगे जिसकी वजह से इतनी विविधता पाई जाती है, तो वो कारण क्या है? सबसे पहले देखेंगे, उनमें पहला कारण है जलवायु। तो जलवायु में को 3 भाग में बांटेंगे कि तापमान, वर्षा और सूर्य का प्रकाश। तो तापमान क्या है बच्चों? तो देखेंगे कि जहाँ अधिक तापमान होती है और साथ में अधिक वर्षा भी होती है, वहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैसे कि अमेज़न के जंगल की बात करें तो जैव विविधता का अधिक कारण क्या है? उच्च तापमान और उच्च वर्षा। सूर्य का प्रकाश भी बहुत अधिक प्रभावित करता है किस चीज़ को? तो जैव विविधता को, क्योंकि जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है और तापमान और वर्षा भी अधिक होती है, जैव विविधता अधिक होती है। जबकि ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ने के कारण यहाँ पे जैव विविधता काफ़ी कम पाई जाती है। अगला कारण है हमारा मिट्टी। तो बच्चों, मिट्टी भी जो है वो जैव विविधता को काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग प्रकार के वनस्पति पैदा होते हैं और जैसा वनस्पति समूह होता है उसी तरह के वहाँ पे वन्य जीव प्राणी भी क्या कहेंगे कि वो प्रजनन करते हैं या कई अलग अलग प्रकार के वन्य जीव प्राणी वहाँ पे डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है हमारा भूभाग। भूभाग से हमारा तात्पर्य ये है, अर्थ ये है कि जो उच्च भूमि होती है यानी पर्वतीय भाग, तो यहाँ वहाँ पर के वनस्पति भी अलग होते हैं और जीव जंतु भी अलग होते हैं, जबकि मैदानी भाग के जीव जंतु और वनस्पतियाँ अलग होती हैं। इसके अलावा जो मरुस्थलीय भाग होते हैं वहाँ के वनस्पति जैसे कैक्टस होती है और वहाँ के जीव जंतु भी बिल्कुल अलग होते हैं, वहाँ ऊँट पाए जाते हैं। इसके अलावा बिलों में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु जैसे कि खरगोश, चूहे, सांप की किस्म, इस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि भारत में वनस्पति के कितने प्रकार हैं। वनस्पति के प्रकार की बात करें तो भारत में जलवायु, मृदा तथा भूभाग, ये जो कारण हमने बताए हैं ना, इन कारण की वजह से भारत में वनस्पति को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी कि पतझड़ वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वन, अब पांचवा है मैंग्रोव, डेल्टाई या ज्वारीय वन। आइए समझते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला जो भी क्षेत्र है भारत में वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसकी बात करें तो मुख्य इस रूप से जो इसका क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को बच्चों सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट शिलांग का पठार यानी कि असम का ऊपरी भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। अत्यधिक वर्षा और ऊंचे तापमान के कारण यहाँ वृक्षों की ऊंचाई प्रायः 60 मीटर या उससे भी अधिक होती है। चूँकि ये जो वृक्ष है बच्चे यानी कि कौन, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये साल के किसी भी महीने में अपनी पत्तियों को पूरी तरह नहीं गिराते बल्कि थोड़ी थोड़ी करके अपनी पत्तियों को गिराते हैं, जिस कारण से इसके जो वृक्ष होते हैं, इसके जो पेड़ हैं, उन पे सालों भर पत्तियाँ नज़र आती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इसके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। वो है रोजवुड, सिनकोना, आबनूस, बांस, महोगनी और रबर। उत्तरी सह्याद्री यानी सह्याद्री जो हमारा पश्चिमी घाट है, इसके उत्तर वाला भाग जिसको उत्तरी सह्याद्री कहेंगे, वहाँ पर इन वनों को यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को शोलाश वन के नाम से जाना जाता है। इन वनों में मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो हैं हाथी, बंदर, लंगूर, यानी पेड़ से पेड़ पर फलांग मार के जाने वाले जानवर बंदर और लंगूर की किस्म ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा हिरन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जबकि असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। दूसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर पर्णपाती वन यानी कि पतझड़ वनों का विस्तार है। 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो भी भारत में क्षेत्र हैं वहाँ पर ये वन या वनस्पति पाई जाती है। इन वनों की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि ग्रीष्म ऋतु के समय, आरंभ होने के समय, ये जो पौधे होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं पर्णपाती वन के, वो 6 से 8 सप्ताह के लिए यानी तकरीबन 1.5 से 2 महीने के लिए अपनी पत्तियों को पूरी तरह से गिरा देते हैं। इसी कारण इसे हम पर्णपाती या पतझड़ वन का नाम देते हैं। इन वनों की आर्द्रता या नमी के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा है आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है वहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन कहाँ पाए जाएंगे बच्चों? तो प्रायद्वीपीय पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी भाग में पाए जाते हैं।
सागौन, साल, नीम और पीपल शुष्क पर्णपाती वन के मुख्य वृक्ष हैं। आइए देखते हैं आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन का विस्तार है। ये वन उत्तर पूर्व के राज्य यानी पूर्वोत्तर के राज्य है ना, हिमालय के गिरिपथ प्रदेश यानी हिमालय के फुट में जो प्रदेश पाए जाते हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। हमने ये पढ़ाया था आपको क्लास में कि जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है वो अधिक वर्षा प्राप्त करता है मानसून के आने की वजह से, तो वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन ठीक इसी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर बच्चों आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बांस, साल, शीशम, आम, महुआ, त्रिफला, चंदन, सखुआ इसके मुख्य वृक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। पर्णपाती वनों में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें सिंह है ना, बाघ, जंगली सुअर, हिरण की प्रधानता होती है। इसके अलावा कई प्रकार के पक्षी यानी कि बर्ड्स भी पाए जाते हैं। साथ ही छिपकली, सांप, कछुआ तथा मोर बहु यातायात पाए जाते हैं। यानी मोर बहुत अधिक जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन का जो क्षेत्र है वहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। आइए देखते हैं 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र, कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, तो 50 या 70 जो भी है दोनों में से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, तो कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। दरअसल कंसेप्ट ये है वनस्पति का, वनस्पति जो है अपने आप को स्वयं को वातावरण के अनुसार या कह सकते हैं कि जलवायु के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। तो जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ की वनस्पतियों के पत्तियों के आकार काफ़ी छोटे हो जाते हैं या फिर वो कांटों में परिणित हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं या झाड़ियाँ पाई जाती हैं। देश के उत्तर पश्चिमी भाग जिनमें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, हरियाणा का अर्ध शुष्क क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम भाग इस वन के अंतर्गत आता है। इनकी वनस्पतियों की बात करें तो बबूल, खैर, नागफनी, कैक्टस, खजूर आदि मुख्य वनस्पति हैं। इनमें जो पाए जाने वाले जीव हैं वो चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा और ऊंट मुख्य जीव यहाँ पाया जाता है। चौथा देखते हैं दोस्तों, वो है हमारा पर्वतीय वन। ऊंचाई के साथ साथ हम जानते हैं कि तापमान में अंतर पाया जाता है, अतः पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न ऊंचाई पर अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में कितना परिवर्तन होता है, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर इसके लिए एक वीडियो डाल रखा है जिसे हम कहते हैं सामान्य ताप पतन दर। चाहे तो वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं, जिससे आपके तापमान का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हिमालय के निचले भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार तथा हिमालय का जो निचला भाग है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले भाग में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। ओक, लारेल और चेस्टनट इसके प्रमुख वृक्ष हैं। 1500 से हिमालय में हम 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचेंगे तो यहाँ शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें कोनाधारी वृक्ष भी कहते हैं। यानी इनकी पत्तियों का आकार कैसा होता है, तो इनकी पत्तियों का आकार बच्चों नुकीला होता है। इसे देख लेते हैं। जैसे आपके आसपास अगर सफ़ेदा, देसी भाषा में जिसे सफ़ेदा कहते हैं, यानी लिप्टस के वृक्ष होंगे तो आपने देखा होगा इसकी पत्तियों का आकार कैसा होता है, तो इनकी पत्तियां जो होती है वो ऊपर में पतली और नीचे में चौड़ी होती है ना। तो ये शंकु के आकार के होते हैं, इसीलिए ऐसे वृक्षों को शंकुधारी वृक्ष कहा जाता है। कुछ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ शंकुधारी होती है और कुछ वृक्ष होते हैं जिनका खुद ही आकार शंकुधारी होता है। इनकी लकड़ियाँ जो होती है यानी शंकुधारी वनों के वृक्षों की लकड़ियाँ काफ़ी मुलायम होती है। इनके प्रमुख वृक्ष चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस आदि हैं। अब ऊंचाई पर अगर हम और बढ़ेंगे तो 2800 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर के मध्य में अल्पाइन वनस्पति मिलती है, जिनके मुख्य वृक्ष हैं सिल्वर फर, जूनिपर पाइन और बर्च, है ना। तो इसके मुख्य वृक्ष है। और जैसे जैसे हम हिम रेखा के नज़दीक होते हैं, तो हिम रेखा किसे कहते हैं ये मैं किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगी। तो हिम रेखा के जैसे जैसे नज़दीक होते हैं वृक्षों का आकार छोटा होता जाता है, नाटा होता जाता है और धीरे धीरे वो झाड़ियाँ और उसके बाद घास में बदल जाता है या परिणित हो जाता है। इस घास के मैदान जो है इनका उपयोग कौन करते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजातियां हैं जैसे गुज्जर और बकरवाल, ये जनजातियां गर्मी में पशुचारण के लिए इस घास के मैदान का
इस्तेमाल करती हैं। अधिक ऊंचाई पर मॉस, लिचेन, घास और टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। इन वनों में कश्मीरी महामृग, हिरन, भेड़, खरगोश, बारहसिंगा, याक, तेंदुआ, रीछ, है ना, आइबैक्स, लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ तथा बकरियां आदि पाई जाती हैं। और लास्ट है हमारा मैंग्रोव वन। इसे ज्वारीय वन तथा डाल्टाई वन भी कहा जाता है। ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ नदियों का ताज़ा जल समुद्र के खारे जल से मिलता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो जो डेल्टाई भाग है वो दलदली भाग में बदल जाता है। तो इस दलदली भाग में जो वनस्पति पाई जाती है उसे कहते हैं हम ज्वारीय वनस्पति, दलदलीय वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टाई भागों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भारत का जो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। और इसे सुंदरवन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है उनमें सुंदरी नामक पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुंदरवन कहते हैं। इसके अलावा मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा एवं बेदी अन्य वृक्ष हैं जो कि पाए जाते हैं। कहाँ बच्चों? तो मैंग्रोव या फिर ज्वारीय वन वाले क्षेत्र में। ये जो वृक्ष होते हैं ना, इनकी जड़ें पानी के ऊपर तक निकली हुई होती हैं। सुंदरवन प्रदेश में जो मुख्य रूप से पाया जाने वाला जानवर है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा मगरमच्छ और घड़ियाल की कई प्रजातियाँ, कछुआ, सांप आदि इस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब लास्ट है हमारा ट्रांसह्यूमन। तो बच्चों ट्रांसह्यूमन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं को चराने के लिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, पर्वत के ऊंचे वाले भागों पे चले जाते हैं और जाड़े के मौसम में पर्वत की घाटियों में उतरकर चले आते हैं। किस लिए? तो पशु चारण के लिए। इसे ही हम ट्रांसह्यूमन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें हम लोग जानेंगे इकोसिस्टम के बारे में, यानी पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य प्राणी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।